हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ माया मैम। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा नाउन के बारे में, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? जिसे नाउन की जगह यूज़ करें वो होता है प्रोनाउन। नाउन की जगह कैसे यूज़ करते हैं? लाइक राधिका है और हम बार बार राधिका के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो हर जगह राधिका 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 न लगाकर उसकी जगह हम शी यूज़ करें, हर यूज़ करें, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो हमें राधिका के ही बारे में बताते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या है? शी है, हर है। मोहित, मोहित की जगह हम मोहित ना यूज करके ही और हिज का यूज करें तो वो कहलाएंगे प्रोनाउन। यहाँ पर क्या है प्रोनाउन? ही और हिज। केट के लिए हम यूज करेंगे इट या फिर इट्स, जो कि हमें केट के बारे में ही बताएगा, वो भी कहलाएगा प्रोनाउन। और इसी तरह से टेबल या और भी कोई थिंग हो गई, उसके बारे में बार बार उस वस्तु का, उस थिंग का नाम ना लेकर हम उसकी जगह इट या इट्स को यूज़ करेंगे तो वो भी कहलाएंगे प्रोनाउन। तो हम समझ चुके हैं कि नाउन की जगह पर यूज़ आने वाले ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में ही बताए, बस हम उस नाउन को बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम कुछ और वर्ड्स लगा रहे हैं और वो कहलाते हैं प्रोनाउन। आइए थोड़ा और समझते हैं इसको इस एग्जाम्पल के जरिए। विशाल इज कलेक्टिंग सम फ्लावर्स। यहाँ पर विशाल एक बॉय का नाम है और विशाल इज कलेक्टिंग सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स कलेक्ट कर रहा है। एज इज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम टू डू सो, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने बोला है। फॉर हिज हाउस टेम्पल, उसके घर में एक टेम्पल है और उसमें उसको फ्लावर्स, ग्रैंडफादर को फ्लावर्स की ज़रूरत है और इसलिए उन्होंने विशाल को बोला है कि कुछ फ्लावर्स इकट्ठे करके लाओ, क्योंकि हमें टेम्पल में पूजा करनी है। ही इज़ एन ओबीडेंट बॉय एंड रेस्पेक्ट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स। वो एक ओबीडेंट बॉय भी है और अपने पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत ही रिस्पेक्ट करता है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने एक बॉय का नाम जो कि विशाल है वो यहाँ पर लिखा। फर्स्ट में हमने यहाँ पर विशाल को क्या हम बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। नाउन क्यों है? क्योंकि ये किसी का नाम है। किसी का भी नाम जब होता है तो उसको हम नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नाउन लिखा, लेकिन हमने बार बार इस विशाल को यूज़ नहीं किया, रिपीट नहीं किया। विशाल इज कलेक्टिंग सम फ्लावर्स एज हिज। अब यहाँ पर हिज जो यूज़ किया है, या तो हमें ऐसे बोलना था कि विशाल इज कलेक्टिंग सम फ्लावर्स एज विशाल्स ग्रैंडफादर, फिर से यूज करते तो वो नाउन ही होता। टोल्ड विशाल टू डू सो फॉर हिज हाउस टेम्पल, ठीक है। इसके बाद हम यूज करते विशाल इज एन ओबीडेंट बॉय एंड रेस्पेक्ट्स विशाल्स ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरह से हम यूज़ करते तो ये थोड़ा सा अननेचुरल लगता, हमें बार बार विशाल का नाम लेना पड़ता। और इसी चीज़ से बचने के लिए, बार बार विशाल का नाम ना लें, इसके लिए हमने कहीं पर ही, कहीं पर हिज यूज़ किया और यही ही और हिज प्रोनाउन कहलाते हैं, जो कि विशाल यानी कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। विशाल इज कलेक्टिंग सम फ्लावर्स एज हिज, हिज यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, हिम भी यहाँ पर प्रोनाउन है। टू डू सो फॉर हिज, हिज भी प्रोनाउन है। एंड ही यहाँ पर फिर से प्रोनाउन है। ये सारे ही वर्ड्स यूज हो रहे हैं विशाल के लिए, जो कि एक नाउन है। तो नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं प्रोनाउन।
आइए अब जानते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन में हमारा सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। नाम से ही हमें देखिए पता पड़ रहा है पर्सनल, जो पर्सनल हो, यानी मैंने अपने नाम की जगह यूज़ कर दिया आई, है ना, तो वो पर्सनल हो गया पर्सनल प्रोनाउन। यानी जो नाउन की जगह पर ऐसे वर्ड्स जो यूज़ आ सके वो पर्सनल प्रोनाउन। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, देम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले हम कुछ जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें आगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम जब सब्जेक्ट है कोई प्रोनाउन तो कौन सा यूज़ करें, और जब ऑब्जेक्ट बनता है तब हम कौन सा यूज़ करें। कुछ डिफरेंसेस है और उनको समझने के लिए पहले हमें जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पर्सन्स के बारे में, फिर भी हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, मैं और हम, है ना, ये किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में, मैं और हम। यानी जो मैं बोलने वाली हूँ सबसे पहला पर्सन तो मैं ही हूँ या फिर हम हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में आता है तुम, हम किसी और को बारे में बोल रहे हैं, यानी हमारे सामने कोई और है, दूसरा आदमी है, दूसरी औरत है, दूसरी लड़की है, दूसरा लड़का है, तो वो हमारे लिए सेकंड पर्सन हो गया। तो सेकंड पर्सन क्या है, यू। और थर्ड पर्सन जो ना तो हम हैं ना तुम हो, कोई और है, उसको हम बोलेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये सब हो जाते हैं थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई, वी, अगर इनको हम सबसे पहले यानी कि हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ करें, एक सेंटेंस में जब सबसे पहले नाउन यूज़ किया जाता है उसी जगह हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ करें, सबसे पहले यूज़ करें, तब वहाँ पर उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और वह सब्जेक्ट में आई और वी आएगा। लेकिन यही अगर सेंटेंस के बीच में या पीछे की तरफ यूज़ होता है तब वह बन जाता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में यही आई की जगह आई यूज़ ना होकर आई की जगह हम मी यूज़ करेंगे, माइन यूज़ कर सकते हैं, और वी की जगह हम यूज़ करेंगे अस। ठीक इसी तरह सेकेंड पर्सन में जब हम सब्जेक्ट के जैसे यूज़ करते हैं तो यूज़ करेंगे यू, और अगर ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस के बाद में, शुरुआत में नहीं, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है सेंटेंस उस पर नहीं, बल्कि बाद में जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसमें यू को यू भी कर सकते हैं और योर्स भी, दोनों ही हो सकते हैं। ये यू जो है वो चेंज नहीं होता है, मतलब यू का या तो यू ही रहेगा या फिर योर्स हो जाएगा। थर्ड पर्सन जैसा कि मैंने बताया, ही, शी और इट और दे, ये तीसरे लोगों। थर्ड पर्सन कौन सा है, ही, शी, इट और दे। अगर सिंगुलर है तो ही, शी और इट का यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल है तो हम दे का यूज़ करते हैं। यही सब्जेक्ट जब होता है तो ही, शी, इट और दे यूज़ करेंगे, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में, और जब उसके बाद में यूज़ किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट तब हम क्या यूज़ करेंगे, ही का बन जाएगा हिम, शी का बन जाएगा हर, इट का इट्स हो जाएगा और दे का हो जाएगा देम। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं किस तरह से सब्जेक्ट और किस तरह से ऑब्जेक्ट इनको यूज़ किया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। देखिए मैं अपने लिए यूज़ करूँगी आई, है ना, जब दे, टोट, देम, दे यूज आया है, दे टोट देम सबसे पहले जो आया है, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सेंटेंस भी इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है, सेंटेंस इसी के ऊपर डिपेंड है कि काम कौन कर रहा है। सो दे टोट देम, दे पहले आया, ये सब्जेक्टिव या फिर इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस, और बाद में जो देम यूज किया गया है उनको, है ना, तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट।
शी वॉशेज हर क्लॉथ्स, यहाँ पर हर और शी दोनों ही प्रोनाउन है और दोनों ही सेम पर्सन के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में जब आता है तो शी आएगा और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हम फिर से शी नहीं लिखकर हर लिखेंगे। शी वॉशेज शी क्लॉथ्स ऐसे नहीं होगा, शी वॉशेज हर क्लॉथ्स। नेक्स्ट, विधि क्लीन हर रूम। विधि किसी लड़की का नाम है विधि और वो अपना रूम उसने साफ किया, सो विधि क्लीन्ड हर रूम। विधि के लिए ही हर यूज़ आया है, लेकिन क्योंकि ये एक प्रोनाउन है, ये एक नाउन है और ये एक सब्जेक्ट भी है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर शी नहीं आया और यहाँ पर क्या आया, हर। तो हमें समझ में आ गया है कि अगर फर्स्ट प्लेस पर सब्जेक्ट की जगह यूज़ आता है नॉमिनेटिव केस होता है, सब्जेक्ट होता है, और अगर सेंटेंस में बाद में आए वो वर्ब के बाद में भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, नॉमिनेटिव केस किसको बोलते हैं, जो वर्ब से पहले आए, वो प्रोनाउन जो वर्ब से पहले आए जो कि एक सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। जैसे आई हो गया, वी हो गया, है ना। और वर्ब से बाद आने वाले जो प्रोनाउन होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जैसे क्या हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस और ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। अब अगर हम कंपैरिजन करें, देखिए ये बात सब नहीं बताते हैं, ये कुछ स्पेशल है, मैं बता रही हूँ आपको। कंपैरिजन अगर किया जाए, दो जनों के बीच में कंपैरिजन हो और कंपैरिजन अगर सब्जेक्ट के साथ ही किया जा रहा हो, यानी कि नॉमिनेटिव केस के साथ ही किया जा रहा हो, तब दूसरी तरफ भी नॉमिनेटिव केस ही आएगा। देखिए यहाँ पर ही इज एज यंग एज आई, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, या तो एज से किया जाए या फिर देन से किया जाए। तो ही इज एज यंग एज आई का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, ही के साथ। ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, और नॉमिनेटिव केस के साथ ही किसी और का कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन। ये कहाँ रूल अप्लाई होता है, जहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। तो ही के साथ ही यानी सब्जेक्ट के साथ ही आई का कंपैरिजन किया जा रहा है, और इसलिए यहाँ पर हिम नहीं आकर या मी नहीं आकर यहाँ पर आ रहा है आई। देखिए ही इज एज यंग एज मी होना चाहिए, साउंड कैसा कर रहा है, मी होना चाहिए, यहाँ पर आई क्यों आया, लेकिन आई इसलिए आ रहा है। यहाँ एक तो नंबर 1 कंपैरिजन हो रहा है और नंबर 2 क्या है, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट खुद के साथ, तब यहाँ पर आई आएगा, मी नहीं आएगा। ही इज एज यंग एज आई। ठीक इसी तरह से आई रीच्ड अर्लियर देन ही। देखिए यहाँ पर देन से कंपैरिजन हो रहा है, अर्लियर जल्दी पहुंचा, कौन, आई खुद, यानी कि नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट खुद के साथ कंपैरिजन हो रहा है ही का, है ना। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, आई रीच्ड अर्लियर देन हिम, ऐसा साउंड होता है ना कि इस तरह से होना चाहिए था, आई रीच्ड अर्लियर देन हिम, उससे पहले पहुंचा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तो ये कंपैरिजन है और दूसरा खुद सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस के साथ हो रहा है, और इन दोनों कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, नॉमिनेटिव केस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आई और ही दोनों ही नॉमिनेटिव केस है, और दोनों ही नॉमिनेटिव केस का कंपेरिजन भी नॉमिनेटिव केस के साथ ही हो रहा है। अब इसको और ज़्यादा समझें कि किस तरह से नॉमिनेटिव और किस तरह से ऑब्जेक्टिव के साथ यूज़ हो रहा है, तो इस एग्जाम्पल को देखिए, आई नो यू एज मच एज हिम। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वर्ब के बाद में आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पर आई तो सब्जेक्टिव केस है, हमें समझ में आ गया। नो हो गया वर्ब, और इसके बाद आने वाला यू जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ पर कंपेरिजन किसका किसके साथ हो रहा है, देखिए, आई नो यू एज मच एज हिम। अब यहाँ पर कंपैरिजन आई का नहीं हो रहा है हिम के साथ या यू के साथ, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है यू और हिम का, और ये दोनों ही वर्ब के बाद आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, और जब दोनों ही ऑब्जेक्ट है तो यू के साथ हिम आएगा, ही नहीं आएगा, क्योंकि कंपैरिजन हिम का हो रहा है यू के साथ, ना कि आई के साथ। नॉमिनेटिव केस के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पर भी हिम आएगा जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस होगा। दोनों ही यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होंगे। तो हम समझ गए ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस कंपैरिजन में कैसे यूज़ किए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। दूसरा जो हमारा प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन देखिए, पजेसिव वर्ड से ही हमें पता पड़ रहा है किसी के पोजीशन में होना। जब कोई चीज़ हमारे या किसी और के पोजीशन में हो, अधिकार में हो, उस चीज़ पर हमारा हक हो, तब हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, योर्स, माइन, हर्स,
इट्स, देयर्स, आवर्स, दिस कार इज योर्स, ये उसकी कार है, यानी उसका अधिकार है उसके ऊपर, उसका हक है, तो योर्स यूज किया हमने और ये कहलाएगा योर्स, क्या कहलाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा माइन, दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, तो इसमें भी हमने क्या यूज किया, माइन यूज किया। इस पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा हक है। तो जो हमें हक बताए, जो हमें अपना अधिकार बताए, वो कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। योर्स, माइन, हर्स, इट्स, देयर्स, आर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, मेरा अधिकार है इस बुक पर। तो यहाँ हमने कौन से प्रोनाउन का यूज किया, माइन का, तो यहाँ पर माइन क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। दिस बैग इज हिज नॉट योर्स, यह बैग उसका है ना कि आपका। योर्स क्या हो गया, यहाँ पर योर्स हो गया पजेसिव प्रोनाउन। इसके बारे में भी हम बताते हैं। आवर हाउस इज नेक्स्ट टू देयर्स, हमारा घर, हाउस इज नेक्स्ट टू देयर्स, देखिए उसके जस्ट, उसके घर से एकदम पास में, यहाँ पर देयर्स क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर हिज और आर क्या है, देखिए पजेसिव जिस तरह से प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। अगर हम माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर को यूज करते हैं तो वो पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, वो पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अगर इसको पजेसिव प्रोनाउन बनाना है तो माई का माइन होगा, आवर का आवर्स होगा, योर्स होगा, हर्स होगा, देयर्स होगा, इस तरह से प्रोनाउन बनेंगे। अगर उनकी बजाय यहाँ पर इस तरह के वर्ड आते हैं तो वो पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। आप समझ गए हैं पजेसिव प्रोनाउन को कहाँ यूज़ किया जाता है और पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है। तो आइए अब हम देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए कि क्या ये राइट है और कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है और क्यों है। देखिए, आवर स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 7 days, आवर्स का मतलब हो गया कि ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस है आवर स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 7 days, कौन सा करेक्ट लग रहा है, जी हाँ करेक्ट सेंटेंस है ये नहीं है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन का यूज कभी भी नाउन से पहले नहीं होता है, हमेशा नाउन के बाद ही पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। नाउन से पहले जिसका यूज होता है वो पजेसिव प्रोनाउन ना होकर पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आवर जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है उसका यूज होगा, ना कि आवर्स जो कि पजेसिव प्रोनाउन है उसका होगा। तो समझ गए ना कि पजेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद यूज करना है। एक बात और है कि हम जब पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तब इस एस से पहले एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। देखिए योर है लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा योर, तो इसमें ऐसे एपोस्ट्रोफी लगाकर एस नहीं लगाना है, सीधा क्या लिखना है, योर्स, एस इसके साथ ही होगा। एपोस्ट्रोफी अगर हमने लगा दी तो वो पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, इसका मतलब हो गया उसका है, लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो हमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी है, ये रॉन्ग हो जाएगा। योर्स हमें लिखना है और ये आर्स हमें लिखना है विदाउट एनी एपोस्ट्रोफी, तभी ये करेक्ट होगा। और आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, खुद अपने आप स्वयं से अगर कोई काम किया जाता है तब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। योर सेल्फ यानी तुम अपने आप, माई सेल्फ मैं अपने आप, आवर सेल्फ यानी हम अपने आप, हिम सेल्फ यानी उसने अपने आप, हर सेल्फ यानी भी लड़की के लिए उसने अपने आप, देम सेल्फ उन्होंने अपने आप, और इट सेल्फ उसने अपने आप। द फार्मर डग हिमसेल्फ एंटायर फार्म, फार्मर ने पूरा फार्म खुद से खोदा, है ना। तो यहाँ पर फार्मर के लिए क्या है, खुद से, अपने आप से खोदा, तो यहाँ पर हिमसेल्फ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू शुड मेक कॉफ़ी योरसेल्फ, तुम्हें अपनी कॉपी खुद बनानी चाहिए, खुद से बनानी चाहिए, यानी अपने आप काम किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर हमने योरसेल्फ जो लगाया वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निशा बोट अ कार बाय हरसेल्फ, निशा ने एक कार खरीदी अपने आप से, यानी खुद की कमाई से, खुद से उसने एक कार खरीदी, तो यहाँ पर हमने हरसेल्फ यूज़ किया और वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो हम समझ गए हैं योरसेल्फ, माई सेल्फ, आवरसेल्फ, जब कोई काम अपने आप से खुद से किया जाता है तब वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ तब तक नहीं होता जब तक कि सेंटेंस में एक नाउन ना हो, नाउन का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। देख लीजिए इनको कौन कौन से हैं। अगर ये वर्ड आपको कहीं नज़र आ जाए तो उनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ मत कीजिएगा। कौन कौन से हैं, अवेल, रिकंसील, resign, apply, adapt, exert, pride, avenge, absent, enjoy, keep, stop,
टर्न, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट, हाइड और बार। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि पता रहे कि जब भी ये वर्ड्स आए तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। बहुत ही आसान है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, जिसमें आता है इधर और निदर। इधर का मतलब दो में से कोई एक, और निदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, है ना। तो इधर और निदर दोनों का यूज हमें कहाँ करना है? इधर ऑफ दोज टू बॉयज हैड वॉन, दो में से कोई एक जीता, तब हम यूज करेंगे इधर का। निदर ऑफ दीज टू कार इज गुड, दोनों में से कोई भी गुड नहीं है, अच्छी नहीं है, दो में से कोई भी अच्छा नहीं है, यानी दो में से कोई नहीं, वहाँ पर निदर यूज़ करें, और दो में से कोई एक जहाँ यूज़ करना हो तो वहाँ पर हम इधर का यूज़ करें। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है आपसी लेन देन, है ना। मैंने किसी को कुछ दिया और उसने बदले में मुझे कुछ दिया, दैट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है पारस्परिक, आपसी, है ना। तो जैसे ईच अदर यानी एक दूसरे को, वन अनदर भी एक दूसरे को, यानी आपस में अगर कोई चीज़ हम इधर से उधर करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लाइक मीतू एंड सोनू बेड ईच अदर गुड बाय। मीतू और सोनू दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय बोला। एक दूसरे का मतलब एक ने बोला फिर दूसरे ने भी बोला, यानी आपसी लेन देन हुआ, है ना। आपस में दोनों ने ही एक दूसरे को बोला। तो इस तरह से आपस में जब कोई चीज़ की जाती है, परस्पर आपस में कोई चीज़ की जाती है, तब हम उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन करते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये? ईच अदर, वन अनदर। मीतू एंड सोनू बेड ईच अदर गुड बाय। दे पुश्ड वन अनदर इनसाइड द लिफ्ट, उन्होंने एक दूसरे को लिफ्ट के अंदर पुश किया, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हुआ? एक दूसरे को, किसी ने किसको किया, किसी ने किसको किया, यानी सब आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे थे, लिफ्ट के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? वन अनदर यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब ही होता है आपसी, पारस्परिक, है ना। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, पास की चीज़ को और वो एक हो या बहुत सारी हो, या फिर दूसरी चीज़ दूर की हो और बहुत सारी हो, एक हो या बहुत सारी हो, तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दैट यूज़ होता है सिंगुलर थिंग के लिए, दिस यूज़ होता है पास की सिंगुलर थिंग, और दैट यूज़ होता है दूर की सिंगुलर थिंग। दीज और दोज, जो पास में बहुत सारी चीज़ें हो तब हम दीज का यूज़ करेंगे, और दूर अगर बहुत सारी चीज़ें हो तो दोज का यूज़ करेंगे। दिस इज अ डॉग, यह एक डॉग है। दिस यहाँ पर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज हिज हाउस, वह यानी कि दूर की कोई चीज़, दैट इज हिज हाउस, वह उसका घर है, तब हम यूज़ क्या कर रहे हैं? दैट यूज़ कर रहे हैं। दीज आर सम डिफरेंट स्टोरीज, ये कुछ डिफरेंट स्टोरीज हैं, पास में भी है और कुछ यानी थोड़ी बहुत है, दो से ज़्यादा है, तब हम यहाँ पर दीज का यूज़ कर रहे हैं। दोज आर मेहताज फील्ड्स, दूर है, दूर से ही हम दिखा रहे हैं और बहुत सारे भी हैं, तो प्लूरल भी हैं और दूर भी है, तब हम यूज़ करते हैं दोज को। दोज आर मेहताज फील्ड, वो मेहताज के फील्ड्स हैं, खेत हैं। तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही आसान है, दिस, दैट, दीज और दोज। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो रिलेशन बताए, जो संबंध बताए। अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी चीज़ का किसी और चीज़ से, किसी और घटना से कोई रिलेशन बताता है, और वहाँ जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु, विच, दैट, वॉट, वाई। देखिए, हु, विच, वॉट, वाई, ये अगर आगे यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट नंबर पर यूज़ किए जाते हैं किसी सेंटेंस के, तब वो क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन अगर ये बीच में यूज़ कर लिए जाते हैं तब वो एक रिलेशन बनाते हैं, और तब वो एज ए प्रोनाउन के जैसे यूज़ किए जाते हैं। द पर्सन हु केम हियर इज़ अ डॉक्टर। द पर्सन, वह पर्सन, हु केम हियर, जो यहाँ आया, जो। अब यहाँ पर जो किसके लिए यूज है? क्या रिलेशन है जो का? वो आदमी जिसको मैंने देखा, यानी एक रिलेशन है उस आदमी का जिसको मैंने देखा। तो ये रिलेशन बता रहा है उस आदमी का जिसको कि देखा गया, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? हु यूज़ कर। द पर्सन हु केम हियर इज़ अ डॉक्टर। आई हैव अ सिस्टर, मेरे एक सिस्टर है,
whom I love very much, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। यानी ऐसे वर्ड्स जो जिसको, जिसने, इस तरह की जो मीनिंग निकाले वो उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन के श्रेणी में लेते हैं। I have a sister whom I love very much. The car that I saw was red. मैंने एक कार देखी। मैंने क्या देखा? एक कार देखी जो कि रेड कलर की थी। वो कार जिसको मैंने देखी वो रेड कलर की थी। तो यहाँ पर रिलेशन बताया गया कार का देखने से, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है दैट। तो ये दैट देखिए, पहले था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी ये आता है। कब आता है? जब हम उसको पॉइंट आउट करते हैं आगे की तरफ, दैट इज़ माई कार, तब वहाँ पर वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर ये बीच में आकर रिलेशन बताता है तब हम उसको क्या करेंगे? तब हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन में लेंगे। अभी हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन को, जिसमें हु, हुम, दैट, हुज, ये सब पढ़ा था। जब ये बीच में आते हैं सेंटेंस के तब एक रिलेशन बताते हैं और इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ये सेंटेंस में आगे की तरफ आकर एक क्वेश्चन बनाते हैं तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु आर यू, हु आर यू, यहाँ पर हु आगे आकर क्वेश्चन बना रहा है, इसलिए ये क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन पूछना, और यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है? यहाँ पर विच क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हुज हाउस इज दिस, ये घर किसका है? क्वेश्चन बन रहा है और क्वेश्चन बनाया जा रहा है हुज के द्वारा, जो कि एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। वाई आर यू हेल्पलेस, तुम हेल्पलेस क्यों हो? वाई क्वेश्चन बना रहा है और इसलिए ये क्या है? इंटरोगेटिव। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? बीच में अगर आ जाते हैं यही वर्ड्स तो कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और अगर क्वेश्चन बनाते हैं आगे आकर तब ये कहलाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक या एम्फासिजिंग प्रोनाउन भी बोलते हैं इसको। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या है? देखो, एम्फासिस करना का मतलब होता है किसी चीज़ पर दबाव डालना, किसी पर दबाव डालना, तो उसको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। जब दबाव बनाकर यानी जोर देकर किसी बात को कहा जाता है कि ये काम मैंने खुद ने किया, मैंने किया, तब हम उसमें एम्फेटिक प्रोनाउन लगाते हैं। देखिए, ये भी सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही है। हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ और आवर सेल्फ है तो ऐसे। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों में फ़र्क ये है कि एम्फेटिक प्रोनाउन दबाव डालने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन किसी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कहा जा सकता है, किसी चीज़ को प्रेशराइज करने के लिए या दबाव बनाने के लिए, दबाव से कहने के लिए यूज़ किया जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखें, शी हर सेल्फ इन्फॉर्म्ड मी। शी हर सेल्फ, देखिए शी के जस्ट बाद हमने क्या यूज़ किया? हर सेल्फ। उसने खुद ने मुझे इन्फॉर्म किया। अब हम दबाव बना रहे कि उसने खुद ने मुझे इन्फॉर्म किया, तब हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? हर सेल्फ। आई माई सेल्फ बिल्ड द हाउस, मैंने खुद ने घर बनाया। मैंने खुद ने, या इस बात को हम दबाव डाल के बोल रहे हैं कि ये घर किसी और ने नहीं बनाया, मैंने खुद ने बनाया। तो जब दबाव डाल के किसी को प्रेशर करके हम किसी बात को वजन डाल के कहना चाहते हैं, तब हम नाउन के प्रोनाउन के जस्ट बाद एक और प्रोनाउन यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसके जस्ट बाद ही यूज़ हो, ये पीछे भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो ये होना चाहिए कि आप उस बात को दबाव बनाकर कह रहे हैं, उस बात को बहुत ही हैवीली कहना चाह रहे हैं, एम्फेटिक रूप में कहना चाह रहे हैं, तब वो होगा आपके लिए एम्फेटिक प्रोनाउन। दे देमसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, उन्होंने खुद ने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया, किसी टीचर की हेल्प नहीं ली। तो दे देमसेल्व्स प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन दबाव बनाने के लिए, जब हम किसी चीज़ को वजन देकर कहना चाहें तब हम उसको यूज़ करते हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सिर्फ स्वयं अपने आप के लिए यूज़ किया जाता है, तब हम उसको यूज़ करते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, जो कि हमारा लास्ट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है डेफिनेट नहीं है, जिसके बारे में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं कह रहे हैं, जो ऑल के लिए, सबके लिए कहा जाता है, तो उसमें उसको हम कहते हैं इंडेफिनेट। वन, लाइक वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, एक आदमी को या किसी को भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभानी चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी को भी अपनी जो प्रॉमिस है वो निभाना चाहिए। यानी ये सब के लिए बोला जाता है, ये कोई डेफिनेट पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और जब ये डेफिनेट नहीं है तो ये इनडेफिनेट है, और इसलिए इसको कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आपको प्रोनाउन का ये चैप्टर, ये लेसन, ये सेशन पसंद आया होगा। आपको
पॉसिबल सारी की सारी चीज़ें मैंने समझा दी है। और अच्छे से आगे के वीडियो देखते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। कुछ वीडियोस में देरी हो जाती है, पर मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।